हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभी कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम चालू करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 के जो क्वेश्चंस हैं उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसका जरूर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पूरे चांसेस बनते हैं। अब यूनिट 2 से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इनमें से ही आने के पूरे 99% चांस हैं, तो उसको आप देख कर समझ सकते हैं, नोट्स को देखकर पढ़ सकते हैं। तो बार बार वीडियो देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन यूनिट 2 का, जो कि है, क्या पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक अप्रवर्तनीय चार्टर है? पूर्ण रूप से व्यवसाय की व्याख्या कीजिए तथा सीमा नियम के महत्व को समझाइए। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकता है कि पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर नियम से किस प्रकार भिन्न है। तो ये डिफरेंस पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम दोनों करेंगे, और इसका डिफरेंस हम न्यू नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज हम बेसिकली इस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये भी इसमें इस तरीके से पूछता है कि पार्षद अंतर नियम में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। पार्षद सीमा नियम की परिभाषा दीजिए, इसकी विषय सामग्री बताइए। तो ये 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछता है, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, डोंट वरी। आपको चीज़ें जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाएगी। इसका आंसर है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं इंग्लिश में, पार्षद सीमा नियम को। और ये होता क्या है, इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो इंट्रोडक्शन ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि एक टाइप का ये डॉक्यूमेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट प्रलेख होता है, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कंपनी का जो शक्ति है और सीमाएं हैं, मीन्स पावर एंड लिमिटेशंस, उसके बारे में आपको डेफिनेशन मिलता है कि एक कंपनी के क्या क्या शक्तियां हैं, पावर हैं, और क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं। ये सभी चीज़ें लिखी रहती हैं सीमा नियम में, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में। इसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो है, इसमें जो लिखा हुई बातें हैं, इसके बाहर कोई भी काम नहीं कर सकते कंपनी, इसमें चेंजेस नहीं किया सकता, इट कैन नॉट बी चेंज। और कंपनी को क्या करना होता है, इसको रजिस्टर कराना होता है, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। और फिर रजिस्ट्रार क्या करता है, इसे रजिस्टर करके कर देता है, और ये बन जाता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एक कंपनी का महत्वपूर्ण चार्टर है, क्योंकि इसमें जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, इसके पावर, इसके लिमिटेशन के अलावा, ये दोनों तो रहते ही हैं, बातें लिखी हुई होती है, इसके अलावा भी जो इसके राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बताता है पार्षद सीमा नियम। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको अपने तरीके से आप लिखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि पावर एंड लिमिटेशन। इसके बाद डेफिनेशन में आपको कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 का जो सेक्शन 256 धारा 256 में मिलता है इसका डेफिनेशन। और ये कहता है कि सीमा नियम सीमा नियम का अर्थ मूल रूप से बने हुए अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम या इस कंपनी अधिनियम के अंतर संशोधित सीमा नियम से है। तो इस डेफिनेशन को आपको याद करना है। इसी तरीके से एक दो डेफिनेशन और है, आप जो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखा है उसे याद कर सकते हैं, या तो अपने आप बुक में और इजी डेफिनेशन मिले तो उसे भी आप कर सकते हो। डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करना होता है, इसमें समझने लायक ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये डेफिनेशन समझना है तो यहाँ पे यही कहा हुआ है कि पहले से कोई अगर कुछ एक्ट बना है या बाद में कुछ एक्ट में चेंजेस आया है, तो उसके बेस पे जो है वो मेमोरेंडम एसोसिएशन बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इसको आपको लर्न कर लेना है। इसके बाद हम शॉर्ट में कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस, परिभाषाओं के आधार पर हम
शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये जो पार्षद सीमा नियम है, मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसके दबाव में, मतलब अगर ये नहीं होगा तो कंपनी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, और कंपनी के कार्य इसके बिना नहीं हो सकते। तो किसी भी कंपनी को अपने वर्क को स्मूथली करना है, काम को करना है, तो उसे ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स पार्षद सीमा नियम बनाना होगा और इसको रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। अब इसमें से जो हम हमेशा कोशिश करते हैं की चीज़ें को निकालने की, की चीज़ों को निकालिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को माइंड में सेट रखिए, जिसके थ्रू आपको पूरी चीज़ें याद आ जाती है। तो इस पूरे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इस सब पार्ट में मैं एक ही चीज़ यहाँ से निकाल के आपको बता सकता हूँ, जिससे आपको हमेशा सारे याद रहे। यहाँ पे पावर लिमिटेशन, इसके एग्जिस्टेंस की बात कहा है कंपनी के। अगर ये नहीं बनाएगी कंपनी, ये रजिस्टर नहीं कराएगी, तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। इसे कोई पावर नहीं होंगे, इसके कुछ सीमाएं नहीं होंगी, इसके कुछ राइट्स नहीं होंगे, ड्यूटीज नहीं होंगे। तो ये कंपनी को बनाना जरूरी है। उसके बाद आता है कि इसका क्या महत्व है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम का महत्व। तो पहला तो ये इसका महत्व है कि कंपनी का विधान है, इट इज अ लॉ ऑफ कंपनी। इसमें अधिकारों और क्षेत्रों का निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड स्कोप। सार्वजनिक प्रलेख है ये, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आधारभूत प्रलेख है, इट्स अ बेसिक डॉक्यूमेंट। आसानी से परिवर्तन संभव नहीं है इसमें, इजी चेंजेस नॉट पॉसिबल। सो इसके इम्पोर्टेंस पूछते हैं तो आप 1 2 3 4 5 पॉइंट्स याद कर लीजिए इसके, दो दो करके जैसा हम करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉ वाला पॉइंट है, कंपनी का विधान। विधान मीन्स लॉ। अधिकार और क्षेत्र, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे कि आप इसके राइट्स होंगे, लिमिटेशन होंगे, क्या स्कोप होंगे, इसमें लिखा होता है। इसमें डिटर्मिनेशन रहता है राइट्स और स्कोप का। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सार्वजनिक प्रलेख। पब्लिक, सार्वजनिक, आधारभूत प्रलेख, तो दो टाइप का प्रलेख है, दो टाइप का डॉक्यूमेंट है, एक तो पब्लिक और दूसरा बेसिक। और इसमें चेंजेस, इजीली इसमें चेंजेस नहीं हो सकता। तो ऐसे करके आप पांचों पॉइंट को याद रख सकते हैं, और ये डिटेल में भी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंपनी का विधान है, शुरू से पढ़ रहे हैं। इसमें इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पार्षद सीमा नियम में कंपनी के राइट्स, पावर, लिमिटेशन सब लिखे हुए होते हैं, जो इसका अपना एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है कंपनी का। तो इसीलिए क्या है, ये कंपनी का एक लॉ है या विधान है। दूसरा, इसमें अधिकारों और क्षेत्रों का निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड स्कोप। इसमें आपको पता चलता है कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो बातें लिखी होती है पार्षद सीमा नियम में, उसके बाहर कंपनी कोई काम नहीं कर सकता। उसका क्षेत्र लिमिटेड होगा। जो रूल्स, जो रेगुलेशंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं, पार्षद सीमा नियम में लिखे हुए हैं, उसके बाहर जाकर कोई काम कंपनी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझकर इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सार्वजनिक प्रलेख है। इसका मतलब अगर कोई पब्लिक किसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखना चाहती है, तो एक छोटा सा अमाउंट देकर, नाम मात्र मूल्य देकर कंपनी के पार्षद सीमा नियम का प्रतियां, कॉपियां जो है वो प्राप्त आप कर सकते हो। एक फोटो कॉपी आप प्राप्त कर सकते हो। और कहाँ से लोगे आप, रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर, जिसके बेस पे उसको पढ़ के आप कंपनी का जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको स्टडी कर सकते हो। तो ये पब्लिकली अवेलेबल होता है, कोई भी किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, पार्षद सीमा नियम को स्टडी कर सकता है, उसका कॉपी निकलवा कर। कुछ इसके लिए शुल्क देना होगा, छोटा सा नाम मात्र का। तो इसीलिए क्या एक सार्वजनिक प्रलेख है। फिर आता है नेक्स्ट, आधारभूत प्रलेख है, बेसिक डॉक्यूमेंट है। तो पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बेसिक एक डॉक्यूमेंट है, जिसको अगर आप कंपनी को रजिस्टर कराना चाहते हो अपने, तो इसको आपको कंपलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से बनाना पड़ता है। समामेलन कराना चाहते हो कंपनी का, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो,
रजिस्टर्ड कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना ही पड़ेगा। एक इसीलिए कि आधारभूत प्रलेख बन जाता है, इसका मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसके बिना कंपनी का अस्तित्व नहीं होता, हमने ऊपर पढ़ा ही था। तो इसीलिए क्या है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना है इसमें आसानी से चेंजेस भी पॉसिबल नहीं है, इसमें इजीली आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इस बात को आपको याद रखना है। जब इसका अगर परिवर्तन करना भी पड़ा तो कुछ विशेष शर्त और आपको औपचारिकता, मतलब कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे ही और कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करके ही किसी विशेष कंडीशन में ही आप क्या कर सकते हो, इसको बदल सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये था इसका क्या आंसर, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, पार्षद सीमा नियम का महत्व। अब आगे देखते हैं कि इसकी विषय सामग्री क्या है। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 4 में लिखा है कंपनीज एक्ट। विषय सामग्री मीन्स ये इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये आंसर। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो पहले आपको इतनी चीजें जो भी आपने ऊपर में समझी है, इतने चीजों को लिखने के बाद ही आपको मेन आंसर में आना है। अगर आपको पूछा हुआ है कि विषय सामग्री क्या है पार्षद सीमा नियम की, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो पहले ऊपर जितना हमने चीजें पढ़ा है अभी उसको आप लिखोगे, देन इस आंसर में आप पाओगे। प्रॉपर सिनॉप्सिस बनाकर आपको आंसर लिखना होता है, तो सिनॉप्सिस भी बनाओगे शुरू में, फिर उसके बाद कुछ चीजें ऊपर की लिखेंगे, फिर इस आंसर में आएंगे। तो क्या क्या परफॉर्मा है इसके में, क्या क्या चीजें होती है इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, किन किन बातों को लिखा जाता है। आप अब बनाने जा रहे हो ये डॉक्यूमेंट, तो आप किन किन चीजों को इसमें दिखाओगे। तो सबसे पहले आप अपने कंपनी का नाम लिखोगे। अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हो, सार्वजनिक कंपनी बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, लिमिटेड शब्द लास्ट में लगाओगे, कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड शब्द को आप अंत में लिखोगे। अगर आप निजी कंपनी बना रहे हो तो उसके साथ, मतलब प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द नाम के आखिरी में जोड़ना पड़ेगा आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, उस स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा, राज्य का नाम लिखना पड़ेगा, इसमें कंपनी का जो कार्यालय है, रजिस्ट्रेशन कार्यालय, जहाँ पे आपका कंपनी का जो ये मेमोरेंडम एसोसिएशन है या कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उस कार्यालय का नाम भी, उस ऑफिस का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा, कंपनी का उद्देश्य, इस ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उस ऑब्जेक्टिव को आपको लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार आप उस ऑब्जेक्टिव को पाओगे और इसके लिए आपको क्या क्या चीजें आगे लगेगी, तो उसको भी आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियरली आप उसको मेंशन करोगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो अभी तक ये 3 पॉइंट पढ़े हो, नाम लिखोगे, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड शब्द लगाएंगे लास्ट में, प्राइवेट निजी कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे, स्टेट का नाम लिखोगे, राज्य का नाम लिखोगे, राज्य का मतलब पंजीयन कार्यालय का नाम लिखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस का, ऑब्जेक्टिव को लिखना जरूरी है। इसके अलावा कंपनी के जो सदस्य का दायित्व है, चाहे सीमित है या असीमित, मीन्स मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड, इस बात को भी आपको दिखाना होगा। साथ ही साथ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का भी डिटेल आपको देना होगा। अब इन चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है नाम खंड, जो भी नाम की बात की ऊपर हम लोग, जिसको नेम क्लॉज कहते हैं, इसके बारे में 4(1)A में दिया हुआ सेक्शन। तो पहला पॉइंट है ये कि क्या क्या चीज़ें आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पार्षद सीमा नियम में इंक्लूडेड रहेंगी, उस डॉक्यूमेंट में आप लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम की बात हम लोग ऊपर भी किए, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। बिना नाम के आपके कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है, पहचान होता है नाम, इसके इस नाम से ही आपकी कंपनी को पहचाना जाएगा। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि नाम जो है वो ऐसा ना हो कि अनडिजायरेबल ना हो, मीन्स अवांछनीय या जिसको स्वीकार न किया जा सके, ऐसे नाम ना हो, है ना। कुछ नाम अभद्र टाइप के होते हैं, इस टाइप के नाम कानूनी दृष्टि से लीगली अप्रूव्ड नहीं होते, तो ऐसा नाम आप मत रखो। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस नाम से जो आप कंपनी का नाम रखना चाह रहे हो
उस नाम से पहले से कोई कंपनी तो नहीं चल रही है ऑलरेडी। अगर ऐसा है तो आपको आपका नाम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऐसा नाम रखा जाना है जिससे कि क्या हुआ, राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समिति, इनसे अगर आपका नाम जुड़ा हुआ लगे तो इससे क्या होगा, लोग गुमराह होंगे। तो ऐसा नाम आपको नहीं रखना है, ठीक है। जिससे कि ऐसा लगे कि सरकारी कंपनी है आपकी या सरकार से जुड़ा हुआ है, आपका उपक्रम है, आपका बिजनेस सरकार से जुड़ा हुआ है, आपकी कंपनी, अगर ऐसा लगे तो ये गलत है। अगर आप प्राइवेट कंपनी खुद का खोल रहे हो और नाम मिलता जुलता है सरकारी संगठन से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे लोग गुमराह होंगे। तो नाम रखने से पहले ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है, और इन सब बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको अपने पार्षद सीमा नियम में नाम का चयन करके लिख के देना है। ये चीज़ें ना हो, प्रॉपर आप नाम रखिए जिससे लोगों को तकलीफ ना हो उस नाम से, पहले से उस नाम से कोई दूसरी कंपनी ना चल रही हो, और नाम सरकारी किसी योजना से, सरकार के दफ्तर से मिलता जुलता ना हो। दूसरा है कि जो सार्वजनिक कंपनी है, अगर शेयर या गारंटी से लिमिटेड वाली कंपनी मतलब शेयर इशू करके कैपिटल जनरेट करती है और अपने बिजनेस को चलाती है, तो उन्हें अपने नाम के साथ लास्ट में लिमिटेड लिखना है। ऊपर हम पढ़े थे इस चीज़ को, मतलब जो सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, अपने नाम के साथ लास्ट में LTD, इंग्लिश में शॉर्ट में LTD ऐसा करके लिखा हुआ होता है। देखना बहुत सारे आप कंपनी के नाम के साथ LTD लिखा होता है, मतलब लिमिटेड। तो लिमिटेड शब्द लगाना होगा, और अगर प्राइवेट निजी कंपनी आप ओपन कर रहे हो तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना होगा। इसके बाद इस नाम का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ नेम, नाम का अगर आपका नाम जो अप्रूव हो गया है, मतलब रजिस्ट्रित कार्यालय से अगर आपका नाम और पता अप्रूव हो गया है, तो आपको उसको लिखवाना पड़ेगा अपने कंपनी के बाहर में, पेंट कराना होगा नाम को, और उस भाषा में, उस लैंग्वेज में लिखवाना होगा जो लोगों को समझ में आए, और सही जगह पर लगवाना होगा जहाँ से वो आसानी से दिख भी जाए। इसके साथ साथ जो बहुत सारे आपके जैसे बिल है, बीजक है, और कुछ भी आपका प्रकाशन है, तो अपने रजिस्टर कार्यालय के नाम, पता, पहचान, टेलीफोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट आदि में क्या कराना पड़ेगा, आपको उसको मुद्रण कराना पड़ेगा। मतलब जो आपका नाम मिला है कंपनी का, उसको आपको जो भी आपका आगे पब्लिकेशन होगा, बिल बनेगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल आईडी, सब में उस नाम को आपको मतलब उसको दिखाना होगा। इसके साथ साथ जो भी आपका हुंडी है, प्रॉमिसरी नोट है, वचन पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय पत्र, और इस प्रकार के कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें भी आपको अपना नाम को क्या करना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा। तो नाम रजिस्टर्ड होने के बाद ये सब काम आपको करना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति का कंपनी है, मतलब सिंगल पर्सन कंपनी है, तो जहाँ कहीं उसका नाम प्रिंटेड है, लगाया गया है, तो उस नाम के साथ सिंगल पर्सन कंपनी शब्द को भी आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। सिंगल कंपनी की दशा में नाम अगर आप छपवा रहे हो कहीं पर भी, बिल में छपवा रहे हो, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स में छपवा रहे हैं, आप कहीं दीवार पे पेंट करवा रहे हो नाम को, तो उसके साथ सिंगल पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी शब्द को भी ब्रैकेट में लिखवाना पड़ेगा। तो ये नाम से रिलेटेड नियम है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है, और इसमें आपको दर्शाना होता है, जिसको हम नाम खंड हिंदी में कहते हैं, नेम क्लॉज इंग्लिश में कहते हैं। ये डिटेल में हमने पढ़ा। इसके बाद फिर आता है आपका इसमें एक चीज बचा हुआ है, पेनल्टी, दंड की भी व्यवस्था है। अगर आप जो है अपना नाम, कार्यालय का पता सही तरीके से पेंट नहीं कराते हैं, लिखवाते नहीं हैं, तो क्या होगा, सेक्शन 12(8) के हिसाब से जो भी गलती आपसे रह जाती है, उसके लिए आपको 1000 रुपये
तक का पनिशमेंट पेनल्टी पर डे के हिसाब से लग सकता है, लेकिन ये 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम जुर्माना आपको 1 लाख तक का लगेगा। तो पेंट कराना, उसको लिखवाना जरूरी है नाम को। दूसरा अब आता है मेन पॉइंट, नाम क्लॉज हो गया, आपका नेम क्लॉज हो गया। पंजीकृत कार्यालय खंड मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसका मतलब है कि कंपनी का अभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो जो ऑफिस है कंपनी का जिस स्टेट में स्थित है, तो इस खंड में आपको क्या लिखना है, उस राज्य का नाम लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में कोई कंपनी ओपन कर रहे हो, तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस छत्तीसगढ़ के अब किस क्षेत्र में वो ऑफिस कार्यालय आपको खुलने वाला है, कंपनी खुलने वाली है, और वहाँ पे उसका पंजीयन कार्यालय कहाँ पे है, तो उस राज्य का, उस जगह का नाम आपको लिखना पड़ेगा। एड्रेस भी लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर उपस्थित, कहाँ पे स्थित है, उसका भी पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धारा 12(1) सेक्शन 12(1) के हिसाब से अगर आपको अपना जो पता है, रजिस्टर्ड कार्यालय का पता, पंजीकृत कार्यालय का पता की सूचना निगमन की तिथि से 30 दिन के अंदर आपको अवश्य भेज देना चाहिए। मतलब रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर आपको भेज देना है पता। तो ये आपका क्या है, सेकंड पॉइंट हो गया आपका पंजीकृत कार्यालय खंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। उसके बाद थर्ड आता है उद्देश्य खंड मतलब ऑब्जेक्टिव क्लॉज। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, यूनिट 1 में हमने पढ़ा था, कृत्रिम व्यक्ति है। उसका अपना क्या होता है, कानूनी अस्तित्व होता है, और उसका अपना क्या होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उद्देश्य को दिखाना होगा, और उस उद्देश्य के हिसाब से कंपनी अपने काम को करती है। तो बिना किसी उद्देश्य के तो कोई काम होगा नहीं। तो जो आपका पावर है, जो आपका कह सकते हो अधिकार है, जो आपका राइट्स है, जो आपकी लिमिटेशन है, उसके अंतर्गत रहकर ही आपको काम करना पड़ेगा। इससे बाहर निकल कर कुछ काम करते हो तो वो व्यर्थ होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो उद्देश्य खंड में ऐसे कोई भी बात नहीं लिखना चाहिए आपको। इस ऑब्जेक्टिव क्लॉज में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखनी चाहिए जो अनैतिक है, जो इलीगल है। अगर ऐसी कोई बात दिखेगी तो फिर ये माना जाए कि आप कंपनीज एक्ट 2013 के नियमों का, प्रावधानों का जो प्रोविजंस हैं उसका आप क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, उसको आप उसका पालन नहीं कर रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाओ, ऐसे आप अपने कार्य को दिखाओ कि कैसे कार्य किया जाएगा, जो एक सही तरीके से एक्सेप्टेबल हो कि हाँ इस तरीके से काम किया जाएगा तो सही होगा। गलत तरीके से उसमें चीज़ें आपके ना दिखें कि हम इस तरीके से काम करेंगे, इलीगल बिजनेस करेंगे, तो ये चीज़ें आप लिखोगे तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके बाद आता है दायित्व खंड, लायबिलिटी क्लॉज। तो यहाँ पे आपका जो दायित्व है, लायबिलिटी है कंपनी का, वो दिखाया जाएगा कि कहाँ तक लाइबल होगा कंपनी, उसके जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सदस्य निर्धारी हैं, उसका लायबिलिटी कितना होगा। जनरली ये सीमित होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। मतलब इसका ये है कि जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनकी लायबिलिटी, उन्होंने जो शेयर्स खरीदी है उस पर जो पैसा उनको देना बाकी है वहीं तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझे हमने कि मान लो एक शेयर होल्डर है, उसने कंपनी ने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, और अभी तक उसने केवल 50 रुपये का पेमेंट कर दिया है कंपनी को। 100 रुपये का शेयर कंपनी से खरीदा है और 100 में से 50 रुपये कंपनी को पेमेंट वो कर चुका ऑलरेडी। तो अब उसे केवल और कितना रुपया देना पड़ेगा, 50 रुपीज़, और वो कंपनी को देगा। तो उसकी लायबिलिटी कहाँ तक हुई, उसके द्वारा खरीदे गई 100 रुपये तक के शेयर के पेमेंट तक बस उसकी लायबिलिटी है। तो कंपनी उससे और कितना मांग सकती है, 50 वो दे चुका है कंपनी को, और 50 रुपये और वो कंपनी उससे मांग सकती है, और उसने पहले ही 100 रुपये पूरा दे दिया है मान लो, तो इसका कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा कंपनी के प्रति। इसका दायित्व तो कंपनी के लिए क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बातें लिखी होती, इसका लायबिलिटी शेयर होल्डर का कितना रहेगा। तो जनरली क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जितना शेयर्स एक शेयर होल्डर खरीद रहा है कंपनी का,
उस शेयर का पेमेंट करने तक ही क्या होता है, उसका लायबिलिटी होता है। फिर आता है आपका कैपिटल क्लॉज, पूंजी खंड, सेक्शन 4(1)(e। देखिए सेक्शन याद रहेगा तो ही आप लिखना, गलत सेक्शन नहीं लिखेंगे। अगर आपको सेक्शन धारा याद नहीं है तो पॉइंट को इतना ही बस लिखकर इसको डिटेलिंग आप कर सकते हो। तो कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा है, पूंजी खंड में लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि पूंजी की कुल राशि कितना देना चाहिए जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया। मतलब आपको ये दिखाना है कि कुल कैपिटल कितना है, उसके बेस पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड। 3 टाइप का कैपिटल होता है, रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। इसमें ये है कि जितना आपको ऑथराइज्ड कैपिटल है, अधिकृत पूंजी है, उससे ज़्यादा पैसा पूंजी के लिए आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। आई थिंक ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होता है, जो कैपिटल लगाते हैं कंपनी में, उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो डिविडेंड से रिलेटेड जो पेमेंट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हो सकता है और इनको भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बातें कैपिटल क्लॉज के अंतर्गत लिखी जाती हैं कि भाई कितना हमको ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, कितना हम इशू करेंगे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी जाती है। और इस शेयर का इशू या तो प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे या पार वैल्यू पर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये वाला शेयर है और 10 में ही आप बेचते हो, तो इसको हम बोलते हैं पार वैल्यू, सम मूल्य। अगर 10 के शेयर को आप कुछ कम में बेचते हो, मान लो 8 में आप बेच रहे हो, 8 रुपये पर शेयर में बेच रहे हो, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस हो गया। और इसी 10 के शेयर को अगर आप 12 में बेच रहे हो, थोड़ा ज़्यादा में बेच रहे हो, उसको प्रीमियम प्राइस कहा जाता है। तो ये सब बातें आप कैपिटल क्लॉज में दर्शाते हो कि भाई क्या क्या प्राइस रहेगा शेयर्स का, कैसे कैपिटल इकट्ठा किया जाएगा, कितना अथॉरिटी होगी शेयर्स इशू करने की। ये सब चीज़ें यहाँ आप लिखते हो। तो इतना भी आप एग्जाम में लिख देते हो चीज़ें तो सही मानी जाएगी। इसके बाद आता है एसोसिएशन क्लॉज, संघ खंड। ये सेक्शन 4(1)(e) में लिखा है इसे भी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि संघ मतलब होता है लोगों का समूह, एसोसिएशन। तो यहाँ पे यही बातें होंगी कि जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं संघ में, एसोसिएशन में, उनका नाम, एड्रेस, ये सब बातें उसमें लिखा जाएगा। और ये भी लिखा जाएगा कि लोग जो हैं कंपनी से शेयर्स लेने के लिए, कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं और शेयर्स परचेस कर रहे हैं, तो मेंबर बन रहे कंपनी के, मतलब शेयर्स ले रहे कंपनी के, इन्वेस्ट कर रहे कंपनी पे, तो ये बातें लिखी जाएगी। और इसमें ये लोग एक घोषणा देंगे, एक मतलब डिस्क्लोज लिखेंगे, मतलब बातों को कि ये लिखेंगे कि मैं जिस व्यक्ति जो लिखेगा, एक कह सकते हो आपको कि एक शपथ लेगा और लिख कर देगा, घोषणा करेगा कि मैं जिसका नाम, अपना नाम लिखेगा, पता लिखेगा, वो ये बात लिखेगा कि सीमा नियम के अनुसार एक कंपनी बनाने की इच्छा करता हूं और कंपनी की पूंजी में सभी शेयरों को लेने के लिए सहमत हूं। तो ये इस तरीके से क्या करेगा, शपथ देगा, घोषणा करेगा। तो इसको हम बोलते हैं शपथ क्लॉज या घोषणा क्लॉज, या हिंदी में कहते हैं एसोसिएशन क्लॉज, संघ खंड। तो ये 6 खंड हैं, इसको आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट आंसर है, पेपर में आया है। तो आज हम अभी इस आंसर का पहला पार्ट किए हैं, अब इसमें और है। इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा है, इसका विषय सामग्री, पार्षद सीमा नियम का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अभी हमने पढ़ा, विषय सामग्री जो है, फॉर्मेट है या कंटेंट्स है, जो भी चाहिए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूरी चांस है इसको पूछने का। इसके बाद आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से और भी क्वेश्चन है, जिसको जैसे कि मैं दिखा देता हूँ क्या हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये आपका एक अलग क्वेश्चन है कि क्या पार्षद सीमा नियम एक अपरिवर्तनीय चार्टर है।
इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड अनचेंजेबल चार्टर। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी करना है आपको, और फिर दोनों में डिफरेंस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हुई है, इसके बाद ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3-4 आंसर हैं, एक आंसर हमने कर लिया है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो उसको आप ध्यान से देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।